वहीं दूसरी तरफ अन्या जब तक घर पहुंची तब तक शाम ढल चुका था। उसके घर आते ही सबसे पहले उसकी नज़र पार्किंग एरिया में रुद्र के फोर्स पर गड़ी। वह समझ चुकी थी कि वो लेट कुछ हो चुकी हैं। वो जल्दी से घर के अंदर आती है और सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ जाती है। दरवाजे पर खड़ी वो एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए अंदर जाती है। अंदर काफ़ी खामोशी थी। उसकी नज़र सीधा सामने खिड़की के पास खड़े रुद्र पर जाती है। रुद्र को इस वक्त काफ़ी सीरियस और डार्क ओरे में किसी से बात कर रहा था। उससे अचानक ही अपने सीने पर किसी के लपटते हुए हाथों की महसूस होते हैं। वो उस एहसास को बेखूबी पहचानता था, इसीलिए वो अन्या के हाथों को वैसे ही कसकर थाम फ़ोन के इधर उधर चल रही बातों को ध्यान से सुनता है। अन्या बस खामोशी से रुद्र को बेखक किए खड़ी रहती है। कुछ पल दोनों ऐसे ही एक दूसरे के करीब एहसासों में गुजरता है। बात होने के बाद रुद्र अपना फ़ोन रखते हुए हाथ पकड़ उसके सामने लाता है और उसके माथे पर फिर से किस करते हुए प्यार से उसके गालों को थामते हुए कहता है, तो हो गया तुम्हारा काम। अन्या मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है, तो बदले में रुद्र भी मुस्कुरा देता है। तभी अन्या उसकी नेक टाइप को पकड़ खुद के करीब करते हुए सियाती लहजे में कहती हैं, आप कहीं जा रहे हैं और आपने मुझे नहीं बताया। अब नहीं बताया क्यों? यह सुन रुद्र आश्चर्य से उसे देखता है, क्योंकि उसने अभी तक अन्या से कुछ शेयर नहीं किया, तो उसे कैसे पता चला? वो हैरानी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? यह सुन अन्या कुछ सोचते हुए अपनी बाहें उसके गले में डाल एटीट्यूड से कहती हैं, ओ ऐसे माय डियर हस्बैंड, अगर आप रुद्र राय चौहान हैं तो मैं भी अन्या रुद्र राय चौहान हूँ। अन्या के कहने पर कि उसे पता है तो वो कहीं जा रहा है, तो रुद्र को कुछ हैरानी होती है। वो उससे पूछता है कि ये बात उसे कैसे पता चली। तो अन्या कुछ सोचते हुए अपनी बाहें उसके गले में डाल एटीट्यूड से कहती हैं, ओ माय डियर हस्बैंड, अगर आप रुद्र राय चौहान हैं तो मैं भी, नाम पर काफ़ी जोर देते हुए, अन्या रुद्र राय चौहान हूँ। अन्या की बात सुनते ही रुद्र की भौहें चढ़ जाती हैं। वो अपनी बाहें अन्या के कमर के इर्द गिर्द लपेट उसे अपने काफ़ी करीब करते हुए एटीट्यूड से कहता है, अच्छा वाइफ भी ऐसी बात है। अन्या भी उसकी आंखों में एक एटीट्यूड वाली मुस्कान हाँ में हल्का से हिलाती है। तो रुद्र सांसों के करीब बढ़ते हुए कहता है, तो इसका मतलब कोई मुझ पर नज़र रखता है? अन्या उसकी बात सुन उचकते हुए उसके कानों में देखती है, फिर शरारती मुस्कान लिए उसकी उंगलियों से हल्के से उसके गालों को सहलाते हुए प्यार से कहती है, चीज़ का ख्याल रखना, उसकी केयर करना, नज़र रखना, वो तो हो भी है अगर अपनी। रुद्र को अन्या का ये अंदाज काफ़ी भा गया। उसके होठों के करीब बढ़ते हुए कहता है, और ये सही, मुझे पसंद है। इतना बोल वो झटके से अन्या के होठों पर कब्जा कर उसे चूमने लगता है। अन्या भी उस एहसास में अपनी आंखें बंद करने ही वाली थी कि तभी उसे कुछ याद आता है। वो पीछे हटते हुए उस किस को बीच में रोकती है, तो रुद्र ना खुशी में उसे देखने लगता है। अन्या उसके एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हुए कहती हैं, आप ऐसे बात बदल नहीं सकते। अपने आपने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का, कहाँ जा रहे हैं आप? ये सुन रुद्र मुंह बनाते हुए बच्चों की तरह कहता है, क्या वाइफी, तुम्हें ये सवाल जवाब सेशन अभी ही मेरे किस में करना ज़रूरी था? अन्या उसकी बात सुन उसे अजीब नज़रों से देखती है, तो रुद्र हल्की आंखें भरते हुए कहता है, सिडनी, कुछ प्रोजेक्ट के सिलसिले में इमरजेंसी होने की वजह से। अन्या, कब, कितने दिनों के लिए? रुद्र, बस 1 घंटे में। और सोचते हुए, लगभग 4-5 दिनों के लिए। ये सुन अन्या मायूस सी शक्ल बना उसे देखने लगती है। उसे रुद्र का जाना, उसे छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब तो सब काफ़ी बदल गया था। रुद्र अपना सवाल जवाब सेशन ख़त्म होते देख जल्दी से बेचैन हुए कहता है, अगर मेरी वाइफी का ये बीबी वाला सेशन ख़त्म हो गया हो तो किस मिलेगी? क्या मुझे मेरी अधूरी? अन्या रुद्र को देखती रहती है, तो रुद्र बिना वक्त गवाए उसके होठों पर टूट पड़ता है और काफ़ी इंटेंस होकर उसे चूमना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उससे कुछ एहसास होता है, तो वो अन्या से दूर हुए उसे देखने लगता है। अन्या के गालों पर कुछ बूंदें थी जो उसकी आंखों से बह रही थी। ये देख रुद्र बेचैनी से उसका गाल थाम कहता है, क्या हुआ वाइफी, तुम रो क्यों रही हो? अन्या रुद्र के सीने से लगते हुए कहती है, दूर होने का मन नहीं कर रहा है। कैसे रहूँगी आपसे, इतने दिन मैं कैसे रहूँगी?
अन्या की बात सुन रुद्र हल्का मुस्कुरा देता है और अन्या ने पकड़ कसते हुए मदहोशी के आलम में कहता है, अच्छा तो फिर अपने साथ अपनी बाहों में छुपा के ले चलूं तुम्हें। अन्या उसकी बात सुन उदासी में भी मुस्कुरा देती है। वो वैसे ही सीने से लग के कहती है, नहीं आप जाइए अपना काम करें, मैं आपका यही इंतज़ार करूँगी। तभी रुद्र शरारत से कहता है, तो फिर अब क्या मुझे वो अधूरी किस मिल सकती है। अन्या उसकी बात सुन उससे अलग होते हुए उसके सीने पर हल्का मारते हुए उसे मुंह बनाकर घूरती है। फिर खुद ही पल भर में मुस्कुरा उठती हैं और आगे बढ़ उसके होठों पर किस करने लगती है। रुद्र भी उसमें खोने से लगता है और उन दोनों के बीच के मदहोशी भरे पल वो दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबने से लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सांची का अपने माता पिता के सामने रेहान के लिए अपना प्यार कबूलने पर उसके पेरेंट्स के साथ रेहान तक भी हैरान रह जाता है। वो तीनों सांची को हैरान परेशान नज़रों से देखने लगते हैं। तभी सांची की माँ कामिनी जी आगे बढ़कर आश्चर्य से लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहती हैं, सांची बेटा तू क्या कह रही है। ये मेरा मतलब है ऐसे अचानक क्या तुम दोनों के बीच में कुछ। कामिनी जी के सवाल का रुख उनके रिश्ते पे उठता देख रेहान सिर हिलाते हुए कुछ कहने को होता है कि सांची पहले ही रेहान के आगे बढ़ अपनी माँ का हाथ थाम उन्हें रोकते हुए कहती है, नहीं माँ, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर एक नज़र अपने पापा के चेहरे को देख आगे कहती हैं, जानती हूँ आप दोनों हैरान हैं इस वक्त मेरी इस बात से, पर मैं ये बात सबसे पहले आप दोनों से कहना चाहती हूँ। आप दोनों के सामने अपने प्यार को कबूलना चाहती थी, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। आप दोनों से कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। आप दोनों ही तो मेरे सबसे बड़ी ताकत हैं और हिम्मत हो। आप दोनों का भरोसा ही तो मुझे हर सिचुएशन में हौसला देता है। इसीलिए मम्मी पापा, मैं आज आपके सामने अपने दिल की बात रखती हूँ, इस भरोसे से कि आप मुझे समझेंगे और मेरे हर फैसले में साथ देंगे। सांची की बात सुन कामिनी जी अब भी असमंजस में अपने पति मनोज जी को देखती हैं। मनोज जी सांची की बात सुन और अपने पति की नज़रों में छुपे दुविधा देख फिक्र भरे लहजे में कहते हैं, लेकिन बेटा चौहान परिवार को तो वो तो बड़े लोग हैं, हम कैसे, मतलब तुम्हारा उनके बेटे के साथ। मनोज जी को समझ नहीं आता कि वो अपनी दुविधा कैसे समझाए, अपनी बेटी को बिना उसे तकलीफ पहुंचाए। वो शुरू से अब तक हर कदम पर अपनी बेटी का साथ दिए, उसकी ख्वाहिश पूरी करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन अब जो उनकी बेटी की ख्वाहिश है उनके लिए वो कुछ छोटा महसूस कर रहे थे। इसीलिए अटकते हुए लहजे में अपनी बेटी को समझने की कोशिश करते ही रेहान जल्दी आगे बढ़ काफ़ी नरमी से कहता है, डोंट वरी अंकल, आप इस बात की बिल्कुल चिंता न करें। मेरी फैमिली का नाम भले ही बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरी फैमिली आपको या सांची कभी आपके क्लास से जज नहीं करेंगे। फिर मनोज जी के आगे अपने घुटनों के बल बैठ कहते हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट एंड रिक्वेस्ट में विश्वास किए कहता है, अंकल आंटी, ये सच है कि मैं एक बहुत बड़े ख़ानदान का बेटा हूँ, जिससे नकार नहीं सकता, पर यह बात भी उतनी ही सच है कि मैं सांची से पूरे दिल से प्यार करता हूँ। वो जैसे भी हैं, सिंपल हिम्मत वाली, ख्वाहिशों को पूरा करने की जज्बात रखने वाली, अपने पेरेंट्स के सारी दुनिया की खुशी जीतने वाली, मुझे वो वैसे ही पसंद है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, ये प्यार कभी उसके लिए कम नहीं होगा। आप प्लीज़ हमें एक मौका देकर आशीर्वाद दे अपने रिश्ते को निभाने का। मनोज जी रेहान की बात सुन निशब्द हो गए, उन्हें समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या कहे। वो रेहान की ओर उसके विश्वास को, फिर अपनी बेटी की आंखों में उम्मीद, फिर अपनी पत्नी को फिक्र को। रेहान उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। ये उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, आखिर इतने बड़े खानदान का बेटा, वो भी उसके कदमों में। वो रेहान का कंधा पकड़ उससे उठाते हुए कहते हैं, उठो बेटा, बच्चों की जगह दिल में होती है, कदमों में नहीं। फिर अपनी बेटी की तरफ हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने पास आने का इशारा करते हैं, तो सांची खामोशी से आगे आती है। तो मनोज जी सांची का हाथ रेहान के हाथ में देते हुए सांची के गालों को छूते हुए कहते हैं, मेरी गुड़िया, हमारे बारे में इतना सोचती हैं, ये जान मुझे काफ़ी खुशी हुई कि तुम्हें हमारी मंजूरी की कितनी कदर है। सांची, जब से तुम मेरे और अपनी माँ की ज़िंदगी में आई हो, तब से हमने भी यही कोशिश किया है कि तुमसे सारी खुशी मिले, जो हमारे बस में वो भी, जो न हो वो भी।
फिर रेहान की तरफ देख कहते हैं, अगर तुम्हारी खुशी रेहान में है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिंदगी तुम्हारी है सांची, खुशियाँ भी तुम्हारी पसंद की ही होगी। अपने पिता के मुंह से अपने प्यार की मंजूरी सुनते ही सांची काफ़ी इमोशनल हुई, अपने पिता के सीने से लग गई। मनोज जी भी अपनी बेटी की खुशी में खुश होते हुए भी मुस्कुरा उठते हैं और दूसरा हाथ फैलाकर रेहान को भी अपने पास आने का इशारा करते हैं। रेहान भी खुशी से भरते हुए ही उनके गले लग जाता है। कामिनी जी के दिल में अभी भी शंका थी, लेकिन अपने पति की मंजूरी और अपनी बेटी की खुशी देख वो चुप ही रही और आगे बढ़कर सांची के सिर पर हाथ फेरती हैं। इस वक्त वो एक कॉम्प्लीट फैमिली पिक्चर लग रहा था। कुछ पल में सब नॉर्मल हुए, अपनी बातों में लग गए। चाय नाश्ते के बाद सांची रेहान को अपने साथ किसी काम का बहाना बनाकर रूम में ले गई। उनके रूम में जाते ही कामिनी जी मनोज जी को देख चिंता भरे स्वर में कहती हैं, आपने कैसे इन्हें इजाज़त दे दी? आप तो जानते हैं कि हमारी हैसियत नहीं है उनके परिवार के सामने तक खड़े होने की, तो ये जुड़ेगा कहीं कहीं हमारी बेटी, तो ये रिश्ता कैसे जुड़ेगा? वो इतना ही बोल पाती हैं कि मनोज जी उन्हें रोकते हुए कहते हैं, अरे बागवान, आप क्यों इतनी चिंता करते हैं? आपको तो पता है चिंता हमने हमारे भगवान पर ही हमेशा छोड़ दिया है। वो जो करेंगे हमारे लिए वही सही होगा और भगवान के साथ साथ मुझे अपनी बेटी पर भी पूरा भरोसा है। अगर उसने कोई फैसला लिया होगा तो कुछ सोच समझ कर ही। आप चिंता मत करिए और सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अपने पति की बात सुन कामिनी जी शांत तो जरूर हो गई, लेकिन मन की चिंता अब भी उन्हें मन में उथल पुथल मचाए रखी थी। वहीं सांची का कमरा। सांची रेहान को अपने कमरे में ले जाती हैं। तभी रेहान सांची को पीछे से बाहों में भरकर काफ़ी नाराज़गी से कहता है, ये क्या बात हुई सोना, जो वर्ड्स में तुम्हारे मुंह से खुद के लिए सुनने को इतना बेकरार बैठा हूँ। रातों की नींद, दिल का सुकून सब भूले बस तुम्हारे होठों से वो सुनने के लिए तरस रहा हूँ। वो अल्फाज तुमने पूरे जहाँ के सामने बयां कर दिया, पर मुझसे नहीं कहा। अब क्या जान लेने का इरादा है? सांची उसकी शिकायतें सुन शर्म से नज़रें नीचे झुका लेती हैं। रेहान उसके इतने करीब था कि उसके दिल की धड़कनें बस रेहान के प्यार के सुर में थिरक रहा था। रेहान की सांसें उसके गर्दन को छूते हुए उसके मन बदन में एक मीठा मीठा सिरहन छोड़ रही थी। रेहान जो इस सारी बातों से अनजान बस अपना जवाब सुनने के इंतजार में था। वो सांची को खामोश देख उससे अपनी तरफ धीरे से घुमाता हुआ देखता है तो सांची की आंखें बंद थी और सांसें तेज। वो प्यार से सांची के लबों को अपने अंगूठे से होले से छूते हुए काफ़ी मदोसी में कहता है, अब तो कह दो ना सोना, मेरे कान कब से तरस रहे हैं तुम्हारा इकरार सुनने को। इतना बोलते हुए जैसे ही सांची की तरफ झुकता है कि सांची रेहान की सांसों की तपिश में बेकरार हुए उसे खुद से दूर करती हैं और बालकनी में भाग जाती हैं। रेहान उसकी इस हरकत पे मुस्कुरा उठता है और खुद भी बालकनी की तरफ चला जाता है। तो रेहान को सांची बालकनी की साइड में एक कोने के रेलिंग पर खड़ी होती है। आधे चांद की पूरी रोशनी सांची के शर्म से लाल चेहरे का निखार काफ़ी शालीनता से अपनी रोशनी में बिखेर रही थी। रेहान मुस्कुराता हुआ सांची के पास जाता है और उसे बेग हक करते हुए एक मुस्कान के साथ उसकी खुशबू अपनी रूह तक उतारते हुए प्यार से कहता है, ये तुम्हारी फेवरेट जगह है ना सांची? उसकी बात सुन अपनी आंखें खोल सामने देखते हुए कुछ सोचने लगती हैं। सबसे मनपसंदीदा जगह है, हाँ ये मेरी पता है क्यों। रेहान धीरे से ना में सिर हिलाता हुआ कहता है तो सांची मुस्कुराते हुए सामने सड़क के साइड में लगे पेड़ की तरफ उंगली दिखाते हुए कहती हैं, उस पेड़ को देख रहे हो? रेहान सामने वाले पेड़ को देखता हुआ हाँ में सिर हिलाता है तो सांची उस पेड़ को देखते हुए आगे कहती हैं, वहीं से हमारी शुरुआत हुई थी। रेहान आश्चर्य से सांची को देखता है तो सांची अपनी बात जारी रखते हुए उस पेड़ की तरफ प्यार से देखते हुए कहती हैं, उस पेड़ के पास ही मैंने 3 साल पहले तुम्हारी पहली झलक देखी थी बारिश में और तुम्हारे प्रति खींची चली गई थी। बस ये सुन तो रेहान हैरानी और असमंजस में उसे देखता है, क्योंकि उससे तो सांची की मुलाकात 2 साल पहले कॉलेज में हुई थी, तो ये पेड़ के पास कैसे? सांची रेहान की हैरानी को भांपते हुए कहती है, तुम्हें याद नहीं 3 साल पहले काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और तुम और तुम्हारा दोस्त था। बारिश में भीगते हुए तुम दोनों की कार खराब हो गई थी और तुमने वाइट कलर की शर्ट पहनी थी और बारिश में भीगते हुए उस पेड़ के पास खड़े थे। मैं यहीं बालकनी से तुम्हें देख रही थी। उस वक्त मैं तुम्हें ठीक
मैंने ठीक से तुम्हारा चेहरा नहीं देखा था, पर तुम्हारा हाथ में बना वो टैटू मुझे याद रह गया। फिर हमारी मुलाकात कॉलेज में हुई और हमारी बातें शुरू हुई। मैंने तुम्हें पहचान लिया और तुम्हारा वो टैटू देख के तुम वही हो। ये सुनते ही रेहान ने झटके से सांची को अपनी तरफ एक बड़ी सी मुस्कान लिए कहता है, तुम्हारा लव इन फर्स्ट साइड था? तुमने कभी बताया नहीं सोना। इसका मतलब मैं तुमसे भी पहले। सांची शर्म वाली मुस्कान लिए अपना सिर हल्का सा हाँ में हिलाते हुए कहती है, ऐसा ही कुछ। रेहान बेकरारी से, तो फिर तुमने अब तक मुझे वो 3 मैजिकल वर्ड्स क्यों नहीं कहे? बेचारा सी शक्ल बनाकर, बेचारे में कब से देवदास बने बैठा हूँ। सांची उसकी हालत देख हंसते हुए थोड़ा उसके करीब बढ़ती है और उसकी शर्ट को हल्का पकड़ नीचे करते हुए उसके गालों में एक किस करते हुए कहती है, क्योंकि इंतजार का पल मीठा हुआ है घोचू। इतना बोल सांची रेहान को धक्का देते हुए वहाँ से जाने लगती है। रेहान तो सांची के होठों का अब सब खुद के गालों पर महसूस कर सोख ही रह जाता है। वो धीरे से अपने गालों को छूते हुए उन एहसासों को महसूस करते हुए सांची की तरफ देखता है तो सांची उसे चिढ़ते हुए कमरे से भाग जाती है। रेहान उसकी इस हरकत पर मुस्कुराते हुए वो भी सांची के पीछे भागता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर सांची उससे हर बार बचकर भाग जाती है। कमरे में दोनों की हंसी की चहल पहल मचने लगी थी। तभी सांची का बैलेंस बिगड़ता है और वो बेड पर गिरने को होती है। रेहान भी उसके पास आता है तो सांची उसकी शर्ट पकड़ बचने के लिए उसे भी अपने पास खींच लेती है। रेहान संभाल नहीं पाता और सांची के ऊपर ही बेड पर गिर जाते हैं। ये देख सांची को हंसी आ जाती है तो रेहान भी मुस्कुरा देता है। सांची रेहान की मुस्कान उसकी खुशी में कहीं खो सी लगती है। वो धीरे से अपना हाथ बढ़ा के उसके हैंडसम चेहरे को छूते हुए काफ़ी कशिश से कहती है, आई लव यू। सांची का इजहार सुन रेहान की हंसी एक पल को गायब हो जाती है। वो आश्चर्य से सांची को देखता है तो सांची उसकी तरफ काफ़ी मदोसी में देख वापस से उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, लव यू, आई लव यू रेहान। सांची के मुंह से वो शब्द सुन रेहान की खुशी 10 गुना बढ़ जाती है। वो झट से बिना सोचे समझे अपनी खुशी और एक्साइटमेंट में सांची के गुलाबी पतले होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगता है। सांची उसके ऐसे अचानक किस करने से तो शौक में ही चली जाती है। उसके लिए ये एहसास बिल्कुल नया सा था और अनदेखा भी था। वो अपनी आंखें कसकर मीच लेती हैं तो रेहान उसमें खोए हुए अंदाज में बस उसे देख किस करता रहता है। सुबह का वक्त। अन्या सुबह की चाय लिए दिग्विजय जी के पास जाती हैं। दिग्विजय जी अन्या को देख मुस्कुराते हुए अपना चाय का कप लिए खुशी से जैसे ही चुस्की लेते हैं कि उसका मुंह बन जाता है। वो मुंह बनाते हुए अन्या से कहते हैं, ये क्या बेटा, इतनी अच्छी सुबह के साथ ये फीकी चाय? अन्या उसकी बात के साथ उसकी शक्ल देख हंसते हुए कहती है, जी दादाजी, ये फीकी चाय आपको हर पल को सुकून से जीने का एक नया मात्र रास्ता है। आपको पता है पिछले हफ्ते आपका शुगर लेवल कितना हाई था, इसीलिए नो रिस्क। ये सुन दिग्विजय जी पहले तो मुंह बनाते हैं फिर हंसते हुए कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, हमें फीकी चाय भी पीकर हर सुबह हंसकर खुशी खुशी जी लेंगे। अगर तुम मुझे मेरे पर पोते या पोती के साथ खेलने का मौका दे दो बस, फिर ये दादा तुमसे कभी नहीं शिकायत करूँगा। अन्या दिग्विजय जी की बात सुन कुछ शर्मा सी गई, पर पोते का नाम सुन अन्या को तो रुद्र का ख्याल आने लगा, जिसे याद कर वो एक नज़र अपने फ़ोन में देख उदासी हो गई। दिग्विजय जी उसकी उदासी भापते हुए कहते हैं, क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों हो? अन्या उसकी बात सुन काफ़ी नरमी से कहती है, नहीं दादाजी, परेशान नहीं हूँ, वो बस उनका कल से कोई फ़ोन नहीं आया, जब से गए हैं तो बस चिंता हो रही है। ये सुन दिग्विजय जी हल्का गुस्से में कहते हैं, ये मेरा नालायक पोता भी ना कभी नहीं सुधर सकता बेटा, ये उसकी पुरानी आदत है, जब काम में होता है तो बस सिर्फ काम 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 है, घर बार से कोई मतलब ही नहीं। मुझे लगा कि अब ये सुधर गया, लेकिन देखो तो तुम्हें चिंता में छोड़ ना जाने किस काम में लगा पड़ा है। कम से कम एक फ़ोन तो करना चाहिए, आने दो उससे, मैं बताता हूँ। दिग्विजय जी को यूँ गुस्सा करता देख अन्या उन्हें शांत करवाते हुए रहती हैं, अरे नहीं दादाजी, आप इतना गुस्सा मत करें, बेकार में तबीयत बिगड़ जाएगी। वो काम में फंसे होंगे, जब फ्री होंगे तो कॉल करेंगे। अन्या कितना बोलते उनका फ़ोन बजता है। ये देख अन्या खुशी से झट से अपना फ़ोन बिना स्क्रीन पर आ रहे नंबर को उठाते हुए जैसे खुशी से भर हेलो कहती हैं,
तो उधर से आ रही आवाज़ को सुन उसकी खुशी कुछ कम हो जाती है। उधर कॉल पर अन्या की माँ सारिका जी थी। अन्या उसकी बात सुन एक नज़र दिग्विजय जी को देख कहती है, नहीं माँ, मैं कैसे आ सकती हूँ? अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना बोल अन्या अपनी माँ की उदास आवाज़ सुन मायूस हुए फ़ोन काट देती है। दिग्विजय जी की पलके नज़रें उसके चेहरे के भाव को पढ़ते हुए प्यार से पूछते हैं, क्या हुआ अन्या, उदास क्यों हो? आखिर समदन जी ने ऐसा क्या कहा? अन्या उसके ऐसे पूछने पर उदास से कहती है, वो दादाजी माँ चाहती हैं कि मैं घर पर होने वाली पूजा में शामिल हो सकूं, और साथ ही उनका काफ़ी मन था मुझसे मिलने का। शादी के बाद तो अन्या इतना बोल उदास हुए चुप हो जाती हैं। अन्या के कहने पर अब दिग्विजय जी को रियलाइज होता है कि अन्या जब से शादी करके आई है उसके माँ बाप को तो जैसे बेटी से मुंह ही मोड़ लेना पड़ा। ये सब सोचते हुए दिग्विजय जी तुरंत कहते हैं, तो दिक्कत कहाँ है बेटा, आप चली जाओ, रुद्र भी यहाँ नहीं है तो आप आराम से कुछ दिन वहाँ रुक कर आना। आखिर तुम्हारे माता पिता को भी तो बेटी सुख भोगने का मौका मिला। मैं अभी तुम्हारे जाने के गार्ड्स को बोल इंतज़ाम करवाता हूँ, तुम जाने की तैयारी करो। अन्या उसकी बात सुन हिचकिचाते हुए कहती हैं, लेकिन दादाजी ये यहाँ नहीं है और उनसे पूछे बिना, मतलब वो इतना कहते हैं कि दिग्विजय जी उसकी बात बीच में काट के कहते हैं, अरे बेटा तुम उस नालायक की चिंता मत करो, मैं खुद बात कर लूँगा उससे, कुछ नहीं बोलेगा वो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बस जाने की तैयारी करो। और हाँ, मैं एक काम करता हूँ, रेहान को कह देता हूँ, वो खुद तुम्हें छोड़कर आएगा, ठीक है ना? इतना बोल वो अन्या के सिर पर हाथ फेर वहाँ से चले जाते हैं। अन्या एक नज़र फ़ोन को देख अब भी रुद्र के कॉल का वेट करते हुए सोचने लगती हैं कि क्या उसका जाना सही होगा। वहीं दूसरी तरफ रेहान परेशान सा अपने रूम का चक्कर काट रहा था और अपने माथे के लकीरों को उसके माथे पर परेशानी की लकीरें खिंच चुकी थी ना। वहीं दूसरी तरफ रेहान परेशान सा अपने रूम का चक्कर काट रहा था, उसके माथे पर परेशानी की लकीरें खिंच चुकी थी। वो इतना परेशान था कि नाखून चबाता तो कभी उन्हें नोचता, कभी वो अपने उंगलियों को अपने बालों में फंसाता। तभी तविश कब से उसकी ये हरकत देख रहा था, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तब वो बेड से उठते हुए उसका कंधा पकड़कर उसे अपनी तरफ करते हुए पूछता है, अब क्या हुआ मेरे लाल, अब तू किस बात से इतना परेशान है? कुछ बोलेगा या तूने परेशान करने का कोई क्लास ज्वाइन कर लिया है? अब तो भाभी ने तेरी लव लाइफ भी लाइन शॉर्ट कर दी, तो अब क्या हो गया? रेहान तविश की बात सुन अपना सिर पकड़ बेड पर बैठते हुए काफ़ी झल्लाई टोन में कहता है, अरे यार तुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि परेशानी मेरी किस्मत में लिखी है। अगर मैं कभी खुद उससे दूर भी जाऊं तब भी वो मेरे पास आ जाती हैं। एक फुटेज वाली आह भरते हुए कहता है, क्या हो गया मेरा? ये बोलते हुए वो अपना सिर पकड़ते हुए नीचे कर अपने बालों को नोचने लगता है। तभी जो उसकी बात सुनकर ही ना मैं समझी में अभी उसे देख रहा था, वो अपने एक आईब्रो झुकाते हुए कहता है, यार या तो तू साफ साफ शब्दों में अपनी प्रॉब्लम बता, वरना अपना सिर के बालों को नोच नोच कर गंजा कर ले, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है और तुझे ये देख मेरे सिर में दर्द शुरू होने लगा है, इसीलिए मैं चला। इतना बोल तभी से अपना हाथ खड़ा कर वहाँ से जाने लगता है तो रेहान जल्दी से बेड से उठकर उसका रास्ता रोक कर कहता है, अरे कैसा यार है यार तू, मुझे परेशानी में छोड़कर पतली गली से कैसे पकड़ सकता है? तुझे याद नहीं जब तेरी उस लैला ने, मेरा मतलब लैला तुझे डंप कर भाग गई थी? फिर अपने शोल्डर को आगे दिखाते हुए कहता है, तो मैंने तुझे इसी कंधे पर सिर रख के कितना हौसला दिया था, तुझे संभाला और तू मुझे ऐसे छोड़कर जा रहा है? क्या हमारी दोस्त बस मतलब की हैं? इतना बोल वो रोनी सूरत बनाता है तो रेहान उससे अपना हाथ दाबकर काफ़ी ठंडी लुक देते हुए घूरता है। फिर वैसे उससे काफ़ी ठंडे लहजे में कहता है, हो गया तेरी नौटंकी, अब अगर तूने 1 मिनट में प्रॉब्लम नहीं बताई तो मैं सीधा यहाँ से चला जाऊँगा। रेहान तवीज़ की धमकी सुन पहले तो मुंह बनाता है, फिर काफ़ी धीमी टोन में कहता है, ओहो ओहो कल रात में वो। तवीज़ उसका ये राग सुन आसपास अपना नज़र घुमाता है, फिर साइड से गिटार उठाते हुए बैठता है और उसकी स्ट्रिक टिक करते हुए कहता है, एक काम कर, तू पहले वो कल वो में राग गा ले, हम परेशानी नेक्स्ट डे सुनेंगे, लेट्स स्टार्ट।
इतना बोल तभी इस धुन बजाते को होता है कि रेहान मुंह बनाते हुए उसके हाथ से गिटार लेते हुए एक सुर में कहता है, वो मैंने कल सांची को किस कर दिया। इतना सुनकर भी तविश बिना किसी रिएक्शन के उसे देखता है, फिर अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहता है, तो रेहान उसका फीका रिएक्शन देख परेशानी से कहता है, तो क्या तो? तुम्हें पता है मैंने उससे बिना पूछे उससे किस कर दिया। मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। बस कल उसके इजहार पर मैं अपनी खुशी संभाल नहीं पाया और बस हो गया। तविश उसकी बात सुन काफ़ी इशारा सा मुंह बनाते हुए कहता है, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? इट्स नॉर्मल, हर कपल में होती है। तुमने किस कर दिया तो क्या हो गया? तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि तूने उससे पहली रात को ही 4 बच्चों की माँ बना दिया। ये सुन रेहान उसके साइड वाला पिल्लो लेकर उसके फेस पर मारते हुए हल्का गुस्से से कहता है, कैसी बातें कर रहा है? शट अप। मैंने बस किस किया है और कुछ नहीं। तभी तू रिएक्ट तो ऐसे ही कर रहा है। रेहान, तो कैसे रिएक्ट करूँ यार? मुझे पता है वो सांची है, लैला नहीं। वो इस टाइप की लड़की नहीं है। न जाने मेरे बारे में क्या सोचेगी। कहीं मैं उससे डिस्पो न लगूँ। इस मामले में वो मुझसे गुस्सा हो गई तो? सिट यार, मुझसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे कंट्रोल रखना चाहिए था खुद पर। तभी उसकी बेवकूफ़ की बातें सुन अपना सिर पकड़ लेता है और झल्लाते हुए कहता है, ओ भाई 60 सेंचुरी की आशिक, तू क्या ज़िंदगी भर ऐसे ही उससे प्यार करने वाला है? आंखों ही आंखों वाला, पेड़ों के पीछे मंदिर के नीचे वॉमिटिंग करने की एक्टिंग करते हुए। याक देख मेरे भोले भाई लाल, ये सिक्वेस्टी नहीं 21st सेंचुरी है। तो ये किस नॉर्मल है? सांची को भी नॉर्मल ही लगा हो। अगर उसने किस के तुरंत बाद तुझे एक थप्पड़ जड़ा होता तब बात सोचने वाली थी। तब इसकी बात सुन रेहान अपने गालों पर हाथ रखता है। सांची ने ऐसा कुछ नहीं किया था, ये सोच वो तविश की तरफ नामे से हिला देता है। तविश उसकी शक्ल देख काफ़ी फ्रस्ट्रेट होते हुए बाहर जाते हुए कहता है, देख यहाँ मेरा सिर खपाने से कुछ नहीं होगा। तू एक काम कर, डायरेक्ट सांची से पूछ ले, यही बेस्ट ऑप्शन है। इतना बोल वो बड़बड़ाते हुए बाहर जाने लगता है। कैसा दोस्त है मेरा, हर मामले में खुद का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलने वाला इंसान प्यार में कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर बन गया। सच्ची कहते हैं, प्यार को इंसान पागल नहीं, पागल से भी बुरा बना देते हैं। हट एक, किस पर इतनी थिंकिंग? ओ भाई। इतना बोल वो अपना सिर झटकता है और तेज़ कदमों से वहाँ से निकल जाता है। रेहान उसके जाने के बाद तो मुंह बनाते हुए घूरता है, फिर उसकी कही बात सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सिडनी में एक 5 स्टार होटल में एक आदमी अपने फ़ोन में कुछ चेक करते हुए अपने पॉकेट से रोक की गई कार्ड निकाल जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो एक जानी पहचानी खुशबू को सुन एक डेविल स्माइल पास करता है, फिर अपना फ़ोन पॉकेट में रखता है और बिना आसपास देखे कमरे में अंदर आता बार काउंटर पर जा जाता है। 2 ग्लास निकाल उस पर विस्की डालते हुए एक तंज भरी आवाज़ में हल्का हंसते हुए कहता है, मुझे पता था तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगे। इतना बोल वो 2 विस्की के गिलास लिए पलटाता है और एक खतरनाक मुस्कान लिए अपने सामने सोफे पर बैठे इंसान को देखता हुआ आगे बढ़ता है। सामने और कोई नहीं, रुद्र अपने चेहरे और आसपास एक डार्क ओरा लिए काफ़ी शान से बैठा था और पास में ही जियान अपना हाथ आगे फोल्ड किए खड़ा था। रुद्र उस आदमी की बात सुन अपनी तीखी नज़रें उस पर डाल काफ़ी रौबदार आवाज़ में कहता है, और मुझे पता था कि इस मुलाकात का इंतज़ार तुम बरसों से कर रहे हो सिराव राय। रुद्र की बात सुन सिराय विस्की का एक गिलास रुद्र की तरफ बढ़ाता हुआ खुद भी उसके बगल वाले सोफे पर बैठ जाता है और अपनी नफरत की आग आंखों में होठों पर करवे घुट को मुंह पर एक शैतानी मुस्कान लिए रुद्र को काफ़ी बुरी तरह से घूरता है। उसके अंदर तो जैसे अंगारे बरस रहे थे रुद्र को अपने सामने देखकर, पर उसकी मजबूरी थी कि वो कुछ नहीं कर सकता था। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। काफ़ी टफ पोजीशन था, दोनों एक दूसरे से हारने को तैयार नहीं थे। माहौल इतना गर्म हो गया कि एसी के कम टेम्परेचर में भी जियान के पसीने छूट रहे थे। रुद्र और सिराव दोनों एक दूसरे के सामने बैठे अपनी अपनी नज़रों से एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों के चेहरे तो शांत थे लेकिन आंखें अंगारे बरसा रही थी। दोनों एक दूसरे से हारने को तैयार नहीं थे। मैं सिराव को अपनी नज़रें झुकानी ही पड़ी और अतः रुद्र उसकी यह शुरुआती हार देख मन ही मन मुस्कुराते हुए एक जीत भरी घमंड से कहता है, क्या हुआ सिराव राय,
खेल शुरू होने से पहले ही हार मान गए। इसीलिए कहते हैं कि चूहे को अपने इलाके में रहकर खुद को शेर समझना कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब उसका सामना असल शेर से हो तो उसे खुद ब खुद अपनी औकात और जगह पता चल ही जाती है। रुद्र की ये तीखी बातें सीधा उसके अभिमान को लगी। वो अपनी मुट्ठी कसते हुए गुस्से में अपने एक एक शब्द को लगभग चबाते हुए कहता है, वो तो वक्त ही बताएगा कि शेर चूहे को उसकी औकात और जगह बताएगा। एक छोटा सा चूहा शेर को किसी की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए मिस्टर चौहान। रुद्र उसकी हिम्मत और बातों में छुपी सोच को देखते हुए अपने होठों के एक साइड में एक जहरीली मुस्कान लिए कहता है, एंटर स्विमिंग में मज़ा आने वाला है, लगता है इस बार खेल। सिराओ टसन के साथ कहता है, वो तो वक्त ही बताएगा कि किसके किस्मत में मज़ा आएगा और किसकी किस्मत में सजा आएगा। रुद्र उसके तेवर देख एक फीकी हंसी से कहता है, वक्त बदल गया पर अंदाज नहीं। हो पक्के हो तुम अब भी बातों की जाल में, पर बातें तो कामयाबी और जीतने नहीं हासिल होती। सिराव राय सिराव अपने दांतों को भींचते हुए कहता है, अगर किसी को कामयाबी की जगह सिर्फ अपने सामने वाले को तबाही चाहिए तो वो भी खुद परवाह किए बिना तो जीत खुद ब खुद हमारे कदमों में होती है मिस्टर चौहान। रुद्र उसकी बात सुनते ही अपनी एक आईब्रो चुकाते हुए उसे देखता है, फिर अपना हाथ उठाकर अपनी उंगलियों से जियान को कुछ इशारा करता है तो जियान जल्दी से अपने पॉकेट से एक एनवलप निकाल टेबल पर सिराव को पास करता है। सिराव उस एनवलप को खोल पड़ता है तो एक पल उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसके बदले भाव को देख रुद्र कहता है, कोलब्रेशन की पार्टी का इनविटेशन है। फिर अपनी जगह से खड़ा होकर अपना कोट को सही करते हुए कहता है, आई होप यू कम, आई डिस्पेंटली वेटिंग फॉर यू। वहीं कोलब्रेस का इन्वेस्टिगेशन था जिससे वो रुद्र से चाहता था, पर अफसोस रुद्र ने उसे उसकी बाजी एक ही टक दी। सिरा उसकी बात सुनकर भी कुछ नहीं कहता तो रुद्र उसे देख एक विनिंग फेस लिए वहां से चला जाता है। जियान उसके पीछे कमरे से निकल जाता है। कॉरिडोर में चलते हुए जियान आगे बढ़ लिफ्ट का बटन प्रेस करता है और वो दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। लिफ्ट के अंदर रुद्र उसकी दीवार से टिक कर अपना एक हाथ पॉकेट में तो दूसरा अपने सीने पर रख गहरी सोच में डूबे रहता है। जियान उसे ऐसे देख असमंजस में कहता है, बॉस क्या सोच रहे हैं? सिराव को तो एक बार फिर उसकी मुँह खानी पड़ी है, तो अब क्या टेंशन है? रुद्र जियान की बात सुन सोचने वाले अंदाज में कहता है, यही तो टेंशन है। जहाँ तक मैं जानता हूँ उसे उतनी आसानी बाजी हारने के लिए तो नहीं खेली है। ये जानता है ये बिजनेस डील में वो मुझसे कभी, ये देख के भी उसके चेहरे पर वो जो होना चाहिए ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ और सोच रखा है, कुछ ऐसा जो मुझ पर सीधा असर करे, पर क्या ये समझ नहीं आ रहा है इस वक्त। रुद्र की बात सुन जियान भी सोच में पड़ गया। वहीं सिराव अपने हाथों में इन्वेस्टेशन लिए से एक टेक घूर रहा था। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक सरस रहस्यमय मुस्कान आ गई। वो उस इनविटेशन को टेबल पर झटके से फेंकते हुए अपनी विस्की का गिलास लेते हुए उससे इनविटेशन को लगातार घूरता हुआ अपनी ड्रिंक का सिप लेता है। फिर एक नफरत भरी हंसी हंसते हुए अपनी ड्रिंक को उस इनविटेशन पर धीरे धीरे गिराते हुए नफरत में जीत के भाव लिए कहता है, ओ मिस्टर रुद्र राय चौहान, तुम्हें कितनी आसानी से लग गया कि मैं हार गया और तुम जीत गए, जबकि मैंने तो अभी खेल शुरू ही किया है। अभी तक मैंने अपने पत्ते भी नहीं खोले हैं और तुमने अपने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। ओहो अफसोस, चू चू चू, लगता है तुमने मुझे कम आँख लिया है। पूरे 11 साल की नफरत, गुस्सा, दर्द है इस सीने में छुपा। इतनी आसानी से तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। सारी ड्रिंक उधेड़कर वो गिलास गुस्से में काफ़ी कसकर टेबल पर पटकता है और अपने पॉकेट से लाइटर निकाल उसे जलाता हुआ उसकी आग में तपते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें मैं बिजनेस में हरा नहीं सकता और वहाँ की चोट तुम्हें उतनी नहीं तोड़ेगी जितना तुम्हें छोटी छोटी दिल की चोट तोड़ेगी। देखना चाहता हूँ मैं तुम्हें हर पल उस दर्द में जलते हुए। जैसे मैं अकेला हूँ वैसे ही तुम्हें भी ज़िंदगी भर अकेला तड़पने देखना चाहता हूँ। नई नई मोहब्बत की शुरुआत हुई है ना तुम्हारी ज़िंदगी में, अब देखो उस मोहब्बत में मैं कैसे दर्द भर जहर घोलता हूँ। इतना बोल वो नफरत से इस लाइटर को इनविटेशन पर फेंक देता है और पल भर में उसमें आग पकड़ लेता है। सिराव काफ़ी नफरत से उस आग को देख रहा था।
जैसे इनविटेशन नहीं, रुद्र की ज़िंदगी जल रही हो। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो उससे ऑन कर देखता है तो उसमें एक मैसेज आया हुआ था, हनी आई एम हियर, वेयर आर यू। ये मैसेज पढ़कर उसके चेहरे पर एक जैनली मुस्कान छा जाती है। वो उसे देख हंसते हुए कहता है, लो रुद्र, एक बर्बादी का वक्त आ गया। इतने बोल वो पास में पड़ा पानी का जग उस जलती हुई आग में डाल वहां से जल्दी से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अन्य की फ्लाइट दोपहर तक मुंबई से इंदौर लैंड कर चुकी थी। उसके साथ उसका बॉडीगार्ड जैन था। रेहान की लव लाइफ अभी अभी शुरू हुई थी, इसलिए अन्या उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और खुद अकेले बस जैन के साथ अपने घर के लिए निकल आ गई। दादाजी ने तो बॉडीगार्ड की फौज ही खड़ी कर दी थी उसके लिए, पर अन्या ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो बस एक ही अपनी मिडिल क्लास पिता की बेटी बनकर जाना चाहती है, इसलिए वो ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहती। वो अपनी मम्मी पापा को सरप्राइज़ देने के लिए एक्साइटेड थी कि तो रुद्र के लिए परेशान थी, क्योंकि उसका फ़ोन अब तक नहीं लग रहा था और न ही अब तक उसका कोई कॉल आया था या मैसेज आया था। जियान का भी कुछ नहीं हाल था। बस मुश्किल से उसे बस इतना ही पता था कि वो दोनों सही सलामत पहुंच चुके हैं। अन्या अभी अभी फ्लाइट से निकल जा रही थी तो जैन ने काफ़ी रिस्पेक्टफुली आगे बढ़कर कहता है, मैम आप वहाँ वेटिंग एरिया में मेरा वेट करें, मैं लगेज लेकर आता हूँ। अन्या का ध्यान अपने फ़ोन पे था, इसीलिए उसने बस अपना सिर हल्का सा हिला दिया। जैन वहाँ से चला गया तो अन्या आगे बढ़ते हुए रुद्र को कॉल ट्राई करने की कोशिश कर रही थी। वो काफ़ी टेंस लग रही थी और साथ ही उससे रुद्र पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि उसने काम में बिजी होते हुए ही उसे भूलकर एक कॉल तक नहीं किया। वो ऐसे ही रुद्र को कॉल करने की कोशिश करते हुए बिना सामने देखे चल रही थी कि तभी वो किसी से जाके टकरा जाती है, जिससे उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। वो जल्दी से नीचे झुककर अपना फ़ोन उठाकर जैसे सॉरी बोलते हुए अपना सिर उठाती हैं और सामने देखते हैं तो वो सामने खड़े शख्स को देख हैरान रह जाती हैं। वो हैरानी में लगभग कुछ तेज़ आवाज़ में चीखते हुए कहती है, तुम यहाँ। अन्य एयरपोर्ट पर चलते चलते अपने फ़ोन से रुद्र का कॉल ट्राई कर रही थी कि तभी वो किसी से टकरा जाती हैं। वो ये जल्दी से नीचे झुककर अपना फ़ोन उठाकर जैसे ही सॉरी बोलते हुए अपना सिर उठाकर सामने देखते हैं तो वो सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान हो जाती है। वो हैरानी में लगभग कुछ तेज आवाज़ में चीखते हुए कहती है, दिव्यंका तुम। सामने एक 5 फीट 6 इंच की लड़की, गोरा रंग, बाल शोल्डर तक, जिससे इस वक्त एक गार्ड से क्लिप किया लगा हुआ टकला था, ब्लू शर्ट एंड वाइट शूज़, टी शर्ट के साथ शॉर्ट्स पहना हुआ था, साथ ही शोल्डर बैग और माथे पर चश्मा, आंखों में घमंड और होठों पर एक मुस्कान। ये भी थी दिव्यंका राठी। चेहरे पर नूर के साथ हर वक्त घमंड रहता है, दिखने में खूबसूरत और साथ हर लड़कियों को अपना बना लेना चरम, जिससे अब तक कोई नहीं बच पाया। अन्या से यूं एयरपोर्ट पर टकराने पे एक पल तो उससे काफ़ी हैरानी हुई, लेकिन जब अन्या को इस कदर अपने पैरों पर देखा तो घमंड भरी मुस्कान लिए और साथ ही एटीट्यूड से उसे देख कहती हैं, यस डफो अन्या, इट्स मी। अन्या उसका बिहेव काफ़ी अजीब सा लगा, इसीलिए वो जल्दी से अपना फ़ोन लेकर खड़ी होते हुए हल्के से आश्चर्य से भरी मुस्कान ले कहती हैं, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे इतने वक्त बाद ऐसे मुलाकात होगी दिव्यंका। अपनी घमंड भरी आंखों से अन्या को काफ़ी अजीब नज़रों से ऊपर से नीचे स्टोक करते हुए कहती हैं, शायद मैंने सोचा था। अपना हाथ बांध एटीट्यूड में उसे घूरते हुए ताने भरे कहते हैं, वैसे तुम्हारी तो पूरी चाल ढाल के साथ औकात तक बदल गई। सिंपल एंड लोअर क्लास रहने वाली लड़की आज ब्रांडेड एंड क्लासी हो गई है। थॉट इम्प्रेसिव। नाइस। वैसे थैंक यू मी, आखिर मेरा ही तो छोड़ा हुआ सब कुछ तुम्हें मिला है। अन्या को उसकी बात सुन काफ़ी बुरा लगा। जानती थी कि दिव्यंका शुरू से ही ऐसी है, सलीका ना किसी चीज़ का रहता है उसके सिर पर, वो न बातों का पैसों का, हर वक्त गुरूर था। अन्या उसकी बात को काफ़ी शांति से हैंडल करते हुए उसकी मुस्कान बिखेर कहती हैं, थैंक तो कहना ही चाहिए, आखिर तुम्हारी उस झूठे इल्ज़ामों में मैं यहाँ खड़ी हूँ। पर सच कहूँ तो अगर तुम मुझे कुछ महीने पहले मिलती तो मैं उस बात के लिए तुम्हें सुनाती, तुमसे लड़ती, पर अब आगे बढ़ खुशी से दिव्यंका का हाथ अपने हाथ में ले कहती हैं, मैं तुम्हें बिग वाला थैंक कहूँगी। थैंक यू सो मच दिव्यंका, मेरी बदलने के लिए, मुझे ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। सच में अगर तुम मंडप से नहीं भागती तो न जाने मुझसे रुद्र कैसे मिलते।
ना इतना अच्छा परिवार कैसे मिलता है, इसलिए थैंक यू सो मच। दिव्यंका को उसके चेहरे पर खुशी देख काफ़ी जलन महसूस हो रही थी, पर वो अपनी झूठी मुस्कान बिखेर अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाकर कहती है, इट्स माई प्लेजर डेफो, आई एम हैप्पी फॉर यू। अन्या कुछ कहते से पहले ही जैन उसे ढूंढता हुआ वहां आता है और रिस्पेक्टफुली हल्का सिर नीचे किए कहता है, मैम कार रेडी है, हमें चलना चाहिए। अन्या उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाती है, फिर दिव्यंका की तरफ मुड़ कहती है, मुझे चलना चाहिए, तुमने फिर कभी मिलती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।